कॉलेज में तुमने एक गर्लफ्रेंड बनाई थी, जब तक वो तुम्हारे साथ थी तुमने उसके सारे खर्चे उठाए। वो बेचारी टॉपर स्टूडेंट 4 साल तक बिना किसी इज्जत के तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रही। बाद में जब तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया और तुम अलग हो गए और तुमसे एक शब्द भी नहीं कहा। बाद में तुम कर्ज चुकाने के लिए एक होटल में नौकरी कर रहे थे। वो एक महिला सीईओ बन गई और उसके साथ एक सेलिब्रिटी बॉयफ्रेंड भी था। उसने पूछा कि क्या तुम्हें अफसोस है? नहीं, अफसोस है। ग्रेजुएशन के इतने सालों बाद तुमने चू यू से इस तरह दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं की थी। मेहमानों का स्वागत करते हुए तुम सिर झुकाए रहे। डर था कि वो तुम्हारा चेहरा देख लेगी। शांत, तुम किस लिए ताक रहे हो? डायरेक्टर जोंग ने मुई के एक क्रेट की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बैंक्वेट हॉल तक वाइन ले जाने में मदद करो। तुम तुरंत मान गए और जल्दी से आगे बढ़ गए। वाइन लेकर चले गए। खुद को खुशकिस्मत समझ रहे थे। चूयू ने शायद तुम्हें पहचाना नहीं होगा। आखिर रोशनी बहुत तेज नहीं थी। डायरेक्टर जांग ने बातचीत शुरू की, जानबूझकर या अनजाने में। मुझे बस इतना पता है कि प्रेसिडेंट चू लिन चोंग से हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किस जिले में रहती हैं। चू यू होटल के प्रवेश द्वार की ओर काफी देर तक देखती रही, फिर आखिरकार उसे होश आ गया। डायरेक्टर जांग ने कहा, क्या? डायरेक्टर जांग ने त्रुई अज्ञात की निगाहों की दिशा में देखा। प्रेसिडेंट चू के मन में कुछ चल रहा था। वो वापस आएंगी? उस आकृति की पीठ चुयोए अज्ञात के मन में बार बार आती और जाती रही। वो जानबूझकर थोड़ी धीमी गति से चल रही थी, ये सोचकर कि दूसरा व्यक्ति वाइन देकर वापस आ जाएगा जब तक वो होटल के अंदर नहीं आ गई। उसे वो फिर नहीं दिखा। वो कर्मचारी जो अभी अभी वाइन लेकर आया था, वो कहाँ गया? सुपरवाइजर जांग स्तब्ध रह गए। क्या आपका मतलब शियावान से है? चुयू अज्ञात की उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। हाँ। उसका नाम क्या है? हाँ, उसका नाम चेनफान है। अजीब बात है, वो अभी अभी यहाँ आया था। वो कहाँ गया? चेनफान का नाम सुनते ही उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। कृपया एक तरफ हट जाओ और उसे अभी काम से न जाने को कहो। भोज खत्म होने तक रुक जाओ। मुझे उससे कुछ बात करनी है। सुपरवाइजर के बेटे ने मन ही मन एक सवाल पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? एक मामूली कर्मचारी और एक बड़े और ताकतवर अरबपति, दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। ट्रू योयू मुड़ी और चली गई। दरअसल वो काफी कुशलता से काम करता है। मैं चाहती हूँ कि वो बाद में मुझे कुछ चीजें खरीदने में मदद करे, इसलिए उसे बस एक काम करने वाले लड़के की जरूरत है। सुपरवाइजर ने वॉकी टॉकी उठाई। चेनफेन, आज एक स्थिति है। रुको, तुम्हें जाने से पहले रात भर काम करना होगा। तुम शौचालय में छुपे हुए थे और सुपरवाइजर सन की बातें सुनकर तुम्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। सुपरवाइजर, वो आज बहुत देर से वापस नहीं आ सकता। सुपरवाइजर सन ने टोका, जल्दी छुट्टी ले रहे हो तो फिर कल आने की जहमत मत उठाना। एक मेहमान ने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है और वो वीआईपी है। हम दोनों में से कोई भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकता। तुम बोल नहीं पा रहे थे। तनख्वाह का दिन आ रहा था और तुम अपनी माँ के लिए दवा खरीदने के लिए पैसे का इंतजार कर रहे थे। तुम इस शिफ्ट को गवाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन ये वीआईपी कौन था ये पता नहीं चल पाया था, जिससे तुम बहुत चिंतित हो गए। करीब 11 बजे तक इंतजार करने के बाद तुमने नशे में धुत डायरेक्टर जांग और अन्य को प्रवेश द्वार पर लिफ्ट से बाहर आते देखा, लेकिन चू यू का कोई पता नहीं था। जैसे ही तुम लॉबी में लौटे, सुपरवाइजर ने चेतावनी दी, थोड़ी समझदारी से काम लेना और जो भी करने को कहा जाए सवाल मत पूछना। अगर तुमने मेहमान को ठेस पहुंचाई तो बॉस पहले तुम्हारी खाल उधेड़ेगा और फिर मेरी। होटल के कमरे में चू यू ने थोड़ी शराब पी, पर्दे खोले और फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ी हो गई, जहां से नियन रोशनी से जगमगाता आधा शहर दिखाई दे रहा था। लेकिन उसे अभी भी घर की दिशा नहीं दिख रही थी। अरे हाँ, अब मेरा कोई घर नहीं है। 1 साल पहले उसने अपने पिता को जेल भिजवाया था। उसने अपनी माँ और भाई को भी, जो पैसे के लिए कंपनी में परेशानी पैदा करने आए थे, पुलिस स्टेशन भिजवाया था। ये सब करने के बाद भी उसके दिल में भावनाओं की कोई लहर नहीं उठी। उसे बस यही लगा कि दुनिया आखिरकार शांत हो गई है। जब वो बहुत छोटा था तो वो उस घर से भागना चाहता था। बचपन में उसकी दादी ने रहस्यमय तरीके से टिश्यू पेपर की कई परतें छील दी और उसे माल्ट कैंडी का एक टुकड़ा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाता, उसे उसके छोटे भाई ने छीन लिया। भाई ने उसे खाया भी नहीं, उसे गंदा लगा और गुस्से में उसे जमीन पर फेंक दिया और अपने पैर से कुचल दिया। उस साल जब वो 7 साल का था, वो स्कूल से घर आया, परिवार के सभी कपड़े धोए और अनाड़ी होने के बावजूद खाना बनाया। लेकिन उसकी माँ ने शिकायत की कि चावल बहुत सख्त है और उसे कोसा। फिर अपने पिता और भाई को खाने के लिए बाहर ले गई। जब उसने 11 बजे मिडिल स्कूल शुरू किया तो उसके भाई को रहने के खर्च के लिए हर हफ्ते 30 येन मिलते थे, जबकि उसे 5 येन मिलते थे। वह स्कूल के चावल नहीं खरीद सकता था, इसलिए उसने स्कूल के बाहर एक स्टॉल से स्टीम बंस का एक गुच्छा खरीदा और अपने पूरे स्कूल बैग में भर लिया। अपने नए साल में जब उसके दुश्मन उसे नहीं ढूंढ पाए तो उसके माता पिता ने स्कूल के गेट पर अफवाह फैला दी कि वो उस रात छत पर गया था। लेकिन स्कूल के लिए परेशानी खड़ी करने से डरकर वह सिर्फ एक दिन और जिंदा रहा। अगले दिन जब वो स्कूल से निकलकर एक जलाशय की तलाश में था तो कुख्यात प्लेबॉय ने उसे फिर से ढूंढ लिया और उसे जीतने के लिए उसे पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। अगर वो प्यार करने लायक होता तो वो बहुत पहले ही उस लड़के के साथ रहना चाहता। लड़का हमेशा चमकता हुआ दिखता था, लेकिन फिर भी उसने लड़के के पैसे ले लिए। उसने उसे अपने परिवार को नहीं दिया और न ही वो उसे खर्च करने को तैयार था। वो लड़के के साथ 3 साल तक रहा। खुशी भी बहुत कम समय के लिए थी। हालांकि वो जानता था कि वो सिर्फ एक वस्तु है, लेकिन जब लड़के ने सचमुच उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया तो उसे उतना ही दुख हुआ। उसने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की, बोलने की हिम्मत नहीं की और ईर्ष्या करने की हिम्मत नहीं की। लड़का कुछ समय के लिए गायब हो गया। जब वे फिर मिले तो लड़के ने कहा कि उसकी एक नई महिला है और वो अब उसे नहीं चाहता। उसने ध्यान से अपनी सारी बचत निकाली। ये वो सारे पैसे थे जो लड़के ने उसे दिए थे। उसे पैसे नहीं चाहिए थे, वह उसे चाहता था, लेकिन लड़के ने उनके 3 साल तक एक नजर भी नहीं डाली। लड़के की नजर में वो बेकार था।
जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसके सफेद कपड़ों के साथ नीला टैटू दिखाई दे रहा था। ये मार्च के पंखे ने उसे दिया था। ब्रेकअप के पहले दिन उसने खुद इसे वहां उकेरा था। वो उस दर्द को याद रखना चाहता था ताकि वो लड़के को कभी न भूले। लड़का अपने माता पिता से भी ज्यादा नफरत करता था। उसे सारी उम्मीदें देकर टुकड़े टुकड़े करके सब कुछ छीन लेता था। इस समय दरवाजे पर दस्तक हुई। चूयू ने लापरवाही से अपने चश्मे को पोंछने के लिए एक टिश्यू लिया, फिर दरवाजा खोलने चली गई। इस पल में समय रुक गया था। तुम उसकी हल्की लाल लेकिन भावहीन निगाहों से घबरा गई थी। तुमने नजरें फेर लीं। मुझे अपना सामान कहाँ रखना चाहिए? चूयू ने तुम्हें अंदर जाने के लिए एक तरफ हट गया, जहाँ भी तुमने उसे बिस्तर के पास रखा, फिर मुड़कर देखा कि तुम वास्तव में जाने वाले थे। चू योयू अज्ञात की ठंडी आवाज आई जिसमें कहा गया कि गर्म पानी लाओ, मैं अपने पैर धोना चाहता हूँ। तुमने ध्यान से पैर रखने वाले बेसिन पर एक डिस्पोजेबल लाइनर लगाया और गर्म पानी सोफे के सामने ले आए। चू योयू मुड़ी, अपने पैर क्रॉस किए और सोफे पर बैठ गई। उसने कहा, तुम बहुत लंबे हो, ये परेशान करने वाला है। थोड़ा झुक गई। तुम कई बार बोलने में हिचकिचाए, लेकिन नौकरी की खातिर तुम ऐसे झुक गए जैसे कोई शूरवीर राजकुमारी का हाथ चूमने जा रहा हो। सच में योयू अज्ञात की निगाहें तुम्हारी गर्दन, तुम्हारी उपस्थिति और तुम्हारी बर्फ जैसी सफेद शर्ट पर घूम रही थीं। लड़का नहीं बदला था, सिवाय इसके कि उसकी आंखों में अब कॉलेज के दिनों जैसा जोश और उत्साह नहीं था। वो पहले से ज्यादा विनम्र और परिपक्व हो गया था। चूयू हंसे बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि युवा मास्टर चेन का जीवन पिछले कुछ सालों से अच्छा नहीं रहा है। तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया था, सालों बीत गए और अब तुम में पहले जैसा घमंड नहीं रहा। तुमने धीरे से सिर हिलाया। मेरे पिताजी के व्यवसाय में कुछ परेशानी आ गई। अच्छी बात यह रही कि उसने मेरी माँ से अपनी शादी पहले ही कानूनी तौर पर खत्म कर दी थी, वरना मेरी माँ और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं होती। चू योयू को बस इतना पता था कि इस लड़के का परिवार अमीर है, वो जो चाहे खरीद सकता है और जो चाहे खेल सकता है, और उसके बैंक बैलेंस में हमेशा 7 अंकों का अंतर रहता है। यहाँ मासिक भत्ता कितना है? आप रुक गए। 7,000। चू योयू ने व्यंग्य के साथ कहा। याद है, उस समय आपका मासिक भत्ता 10 लाख से भी ज्यादा था। 7,000 से एक दिन का गुजारा नहीं चलता। एक क्लब में एक रात के दौरान आपने जो टिप्स दिए थे, आपको नहीं पता था कि इस तरह के विषय पर कैसे प्रतिक्रिया दे। आपके पैर भी थोड़े सुन्न हो गए थे। आपने चुपचाप अपना वजन दूसरे पैर पर डाल लिया। इन 7,000 येन के साथ आपको वास्तव में क्या करना है? ग्राहकों की जरूरतें प्राथमिकता है। मूल रूप से ग्राहकों को काम में मदद करना। मेरे पैर धोना, क्या ये काम में शामिल है? आप झुक गए। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चुयुई हंसते हंसते लगभग आंसू बहाने की हद तक पहुंच गया। बड़े और ताकतवर युवा मास्टर चिन अब मेरे पैर धोने को तैयार हैं। जब आप कर सकते हैं तो फिर किसका इंतजार कर रहे हैं? वो हंसी और ध्यान से आपके चेहरे को घूरती रही। आपने एक गहरी सांस ली और अपने पैर पानी में रख दिए। पानी गर्म था। ट्रू ने आपके कंधे पर लात मारी जिससे आप चौंक गए। आप अचानक कालीन पर गिर पड़े, बहुत ज्यादा दबाव से भरा हुआ। कालीन से टकराते ही मैं बस एक पल के लिए चौंका और जल्दी ही शांत हो गया। ये सोचकर कि उसने आपके पैर कितनी बार धोए होंगे, आपने अपनी आस्तीन से अपने चेहरे से पानी पोंछ लिया। फिर से कोशिश करें। अब बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। आपने फिर से अपना सिर झुका लिया, गंभीर दिखते हुए। यू ने ऐसा नहीं किया। उसका गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। यू ने अपने पैर फिर से बेसिन में रख दिए। मैं देख रहा हूँ कि आप एक घुटने के बल बैठे हैं। ये काफी असहज लग रहा है। क्या दोनों घुटनों के बल बैठना बिना ऊपर देखे ज्यादा आरामदायक होगा? ये असहज नहीं है, सच है। 7,000 संयुक्त राष्ट्र वेतन किसी को घुटनों के बल सेवा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे तुम्हें और पैसे मिलेंगे। उसने अपना बैग निकाला और उसमें से लगभग 10,000 रुपए की नकदी निकाली और सीधे तुम्हारे चेहरे पर फेंक दी। पैसे इधर उधर बिखर गए, कुछ फर्श पर और कुछ बेसिन में गिर गए। तुमने फिर भी अपना सिर झुकाए रखा और सिर्फ उसके पैर धोने में ध्यान लगाया। चू यू ने फिर से अपने बैग से क्रेडिट कार्ड और बैंक कार्ड निकाले और तुम पर फेंक दिए। तुमने अपने हाथ हिलाए और उन्हें साफ किया। क्या ये बहुत कम है? कोई कीमत बताओ। तुमने उसके फेंके हुए सारे पैसे और कार्ड उठाए, पलटकर उन्हें कॉफी टेबल पर रख दिया। चू योयू अज्ञात की छाती धड़क रही थी और वो धीरे धीरे शांत हो रही थी। तुमने उसके पैर उठाए और उन्हें तौलिए में लपेट दिया। अब वो नहीं रही। लोग हमेशा बदलते रहते हैं। क्या तुम अब भी वैसी ही हो? चू यूई ने अपने घुटनों को गले लगाया और अप्रासंगिक ढंग से पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? तुमने सावधानी से चू यूई के पैर सोफे पर रख दिए। डेटिंग ठीक है, लेकिन शादी एक अलग कहानी है, खासकर इस शहर में। तुम्हारे साथ जीवन बिताने के लिए दहेज, कार और घर तक त्याग करने को तैयार औरतें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? तुम्हें तब एहसास हुआ कि वो उसी के बारे में बात कर रही थी जिसे तुमने ब्रेकअप के समय बनाया था। वो थी ही नहीं। मैं बस तुमसे ब्रेकअप करना चाहता था, इसलिए मैंने ये बना लिया। देर हो रही है, तुम्हें आराम करना चाहिए। मुझे भी काम से जाना चाहिए। तुम सीधे खड़े हो गए और जैसे ही तुम जाने वाले थे तुम्हारा फोन बजा। यहीं रुको। चू यूयू ने बिना किसी बहस के ऐसे लहजे में बात की। तुमने फोन उठाया और तुरंत एक गुस्से में महिला की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। चेन, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैं कई महीनों से तुम्हारे साथ हूँ और तुमने एक असहमति पर मुझे यूं ही ब्लॉक कर दिया। अगर शादी की शर्तें अस्वीकार्य भी थीं, तो क्या हम उन पर चर्चा नहीं कर सकते थे? तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ हैं? तुमने कभी नहीं सोचा था कि यह द्वारा किया जाएगा जिसके लिए तुम्हारे मन में कोई भावना नहीं थी। उसे ब्लॉक करना सबसे सूक्ष्म अस्वीकृति थी, इसलिए उसने दूसरे नंबर से फोन किया। और उसका क्या मतलब है? महीनों से तुम्हारे साथ हूँ। ब्लाइंड डेट से लेकर शादी की बात तक तुम बिल्कुल सही थे, बस दिखावे के लिए हाथ पकड़े रहे। बुटू अपना गुस्सा निकाल रही थी। थोड़ा शांत हो जाओ।
काये, अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा है तो हम बातचीत कर सकते हैं। मेरी बात यह है कि मुझे अपने बड़ों के साथ रहना चाहिए, बाकी सब पर बातचीत की जा सकती है। तुम अब और उलझना नहीं चाहते। मेरी बात यह है कि मुझे अपने बड़ों के साथ रहना चाहिए, मुझे यहाँ एक जरूरी काम है। फोन काटने और मुझे ब्लॉक करने के बाद भी तुम ऐसे ही बर्ताव कर रहे हो, रोमांस के लिए अभी भी समय निकाल रहे हो। तुम्हारा ये हिस्सा वाकई नहीं बदला है। बोर होने पर उन्हें छोड़ देते हो। तुम्हें कूड़ा कहना वास्तव में एक तारीफ है। मैं उससे ब्लाइंड डेट पर मिली थी, हम एक दूसरे से नहीं मिले। मैं अब सच में जा रही हूँ, मुझे अपनी माँ के लिए दवा लेने जाना है। डिस्पोजेबल चप्पल पहने हुए शुयू ने आकर तुम्हारी टाई पकड़ ली, जिससे तुम्हारा सिर थोड़ा नीचे हो गया। मैंने अभी तक नहीं कहा कि तुम जा सकते हो, तुम तभी जा सकते हो जब मैं कहूंगी। सभी सहकर्मी जानते हैं कि तुम्हारे साथ यहाँ रहना तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए बुरा है। मैंने अपने माता पिता को भी जेल भिजवा दिया है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे अभी अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है? उसने तुम्हें जाने दिया और तुम्हारी ठुड्डी ऊपर उठाई। मेरे साथ एक रात बिताओ, मैं तुम्हें कितने पैसे दूं? तुम्हारी आंखों में हल्का बदलाव झलका। चाहे वो पहले की चूयू हो या आज की चूयू, तुमने कभी उसका विरोध नहीं किया। उस समय तुम चाहे कितने भी खेल क्यों न खेलो, तुम हमेशा अपने साझा घर में लौटना चाहते थे। तुम सोते समय चूयू को गले लगाना पसंद करते थे, इससे तुम्हें शांति और सुकून का एहसास होता था और उसे अपनी बाहों में बिल्ली की तरह लपेटे हुए महसूस करना अच्छा लगता था। चूयोयू अज्ञात के होंठ तुम्हारे होठों को छू रहे थे। उसने तुम्हारे कान में सांस ली। अच्छा, एक रात के लिए कितना? तुम्हारा दिमाग जम गया था, लेकिन तुम सहज रूप से उसे चूमना चाहते थे। लेकिन त्रुयु थोड़ा पीछे झुक गई। मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि तुमने कितने लोगों को चूमा है? ये ऐसा था जैसे सर्दी के मौसम में तुम्हारे ऊपर बर्फ का पानी डाला गया हो। तुम्हारा जुनून तुरंत कम हो गया। चूयू अब भी तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है? क्या तुम इसके लायक भी हो? उस आदमी के उत्साह को कम होते देखकर चूयोयू अज्ञात की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। बहुत ज्यादा सक्रिय मत बनो, इससे मेरा अनुभव खराब हो जाएगा। जाकर नहा लो। बिस्तर पर ही नहाऊंगा। उस समय तुम एक कठपुतली की तरह थे, बिना अपने बारे में सोचे बाथरूम की तरफ जा रहे थे। जब तुम नहाकर तौलिए में लिपटे बेडरूम में आए तो चूयोयू ने अपना पायजामा बदल लिया था और बिस्तर पर लेट गई थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी पीली कलाई बगल में लटक रही थी। अब तुम उस मासूम लड़की की परछाई देख सकते थे। चेनफेन, मुझे लगता है कि कोई दरवाजे पर है। क्या तुम थोड़ा पहले घर आ सकते हो? मैं बार के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा मत पीना, घर में चूहे हैं। तुमने मुझे जो पैसे दिए थे वो यही हैं। मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। प्लीज, क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते? तुम्हें अचानक एहसास हुआ कि जिस चिढ़ाने और देखभाल से तुम कभी नफरत करते थे वो वास्तव में बहुत कीमती थी। लेकिन चूयू के लिए उस समय सब कुछ बिल्कुल उल्टा था। उस समय तुम उसके कॉल या मैसेज का जवाब देना तो दूर, उसका जवाब देना भी पसंद नहीं करते थे। जब भी तुम थोड़ी देर करते वो तुम्हें मैसेज से भर देती। चूहे? घर में कभी चूहे नहीं थे। वो बार के गेट पर तुम्हारा इंतजार करती थी और तुमने उसे कई रातों तक कार में अकेला सोने के लिए छोड़ दिया था। वो अपनी बात कहने से बहुत डरती थी, संवेदनशील और नाजुक मजबूत होने का दिखावा करते हुए भी, बिना गुस्से और खुद की पहचान के दिखावा करती। ध्यान भटकते हुए तुमने उसकी कलाई पर एक टैटू देखा जो उसकी नाड़ी से शुरू होकर पूरी कलाई पर था। वो कोई साधारण डिजाइन नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज को छुपाया गया हो। तुम्हें अचानक उसकी कही बात याद आई, अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। अगर तुमने मुझे चाहना बंद कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हारे ऊपर विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। तुम्हें लगा जैसे तुम्हारे शरीर से सारे तार निकल गए हों। चूयोयू ने एक पल के लिए आंखें खोलीं। क्या तुमने नहा लिया? नहीं। तुम्हारी कलाई को क्या हुआ? इस बार तुमने जवाब नहीं दिया। चूयोयू की आंखों में नाराजगी झलक रही थी। तुम्हारे बाद मेरा एक और बॉयफ्रेंड था, वो तुमसे भी कम इंसान था। ये निशान उससे हुई लड़ाई का है। अब निकल जाओ। तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आने लगी है। तुम बार बार गहरी सांसें लेती रहीं और कुछ ही दिनों में कमरे से बाहर चली गईं। चूयोयू ने धीरे धीरे कदमों की आहट सुनी। वो करवटें बदलती रहीं, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर एक लड़के के लिए सबसे प्यारी और सबसे भावुकता थी। ब्रेकअप के बाद उसने दोबारा किसी को डेट नहीं किया था। सहज रूप से वो विपरीत लिंग के प्रति विरोध और अविश्वास करने लगी, लेकिन उसके पास आने के बाद वो अपनी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकी। उस धड़कते दिल ने चूयू को खुद को सम्मोहित करने में मदद की और सारी खूबसूरत यादों को दूर कर दिया, जब तक कि उसके दिमाग में लड़के का चेहरा धीरे धीरे घृणित नहीं हो गया। लेकिन उसने इस शहर में एक शाखा खोलने का फैसला किया जो एक कपड़ा उद्यम के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। व्यवसाय करना उबाऊ है। हालांकि उसे उस लड़के में दिलचस्पी हो गई। अगर उसने दुगना दर्द उसे नहीं दिया तो शायद उसे इस जीवन में कभी खुशी या समाधान नहीं मिलेगा। चूयूयू ने अपना फोन उठाया और ड्राइवर को फोन लगाया। सुपरवाइजर से बात करो। चैन फार्म नाम की उस कर्मचारी को कुछ दिनों के लिए मेरा मार्गदर्शक बना दो। भाई यान ने कभी नहीं देखा था कि राष्ट्रपति चू ने किसी पुरुष को अपने घर के पास आने दिया हो, लेकिन वह स्वागत करने वाला लगभग आधे घंटे तक उनके कमरे में रहा। राष्ट्रपति चू के लिए वो व्यक्ति वास्तव में कौन है? आप कुछ दवा खरीद कर रात के बाजार में आए थे। एक लड़की स्टॉल के सामने विनम्रता और सलीके से खड़ी थी। नमस्ते आंटी। सुंदर, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। क्या मैं आपकी कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ? लियू स्टॉल समेटने की तैयारी कर रही थी। अगर उसके बेटे को पता चल गया कि वो स्टॉल लगाने के लिए चुपके से बाहर आई है तो उसे फिर से डांट पड़ेगी। जैसे ही वो फिर से मना करने वाली थी, उसने देखा कि आप पास ही खड़े हैं। उसकी माँ लू, एक छात्र की तरह जिसने कुछ गलत किया हो और रंगे हाथों पकड़ा गया हो, वो दोषी होकर खड़ी हो गई। शॉन, आज इतनी जल्दी काम से छुट्टी ले ली? तुमने जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए। आपने करीब 20 मिनट तक उसे सामान बेचने में मदद की। स्टॉल पर रखे कुछ खिलौने और हेयर एक्सेसरीज लगभग बिक चुके थे। लड़की का ध्यान अब आप पर था। एक दो बार नजरें घुमाई
फिर नजरें फेर लीं। हर कुछ सेकंड में होंठ चबाती हुई वो एक बार फिर नजरें चुराती रहीं, जिसे लूरू ने सहज ही देख लिया। लड़की के असामान्य व्यवहार पर उसने बातचीत शुरू की, जानबूझकर या नहीं। क्या आपका काम अब मुख्य रूप से वीडियो फिल्माना है? लड़की ने सिर हिलाया। बस आजादी की तलाश में। मैं अभी भी खोजबीन के दौर से गुजर रही हूँ, उसने फिर से नजरें घुमाते हुए कहा। स्टॉल को साफ करने में व्यस्त आपके प्रति उसकी अच्छी धारणा तुरंत चरम पर पहुंच गई। माँ समझदार है, बेटा फेलियो है। दोनों का हर पहलू बेदाग था। आपने कंबल उठाया और बचे हुए न बिकने वाले खिलौनों को कार में भर दिया और थोड़ी देर और इंतजार किया। लियू मुस्कुराते हुए कार में चढ़ गया। बेटा, क्या तुमने देखा कि जब वो लड़की तुम्हें देख रही थी तो उसकी आंखें अलग थीं? इस लड़की के साथ 80% संभावना है। वो सरल और समझदार है, ऐसी नहीं जो भौतिक चीजों की परवाह करती हो। उसकी संपर्क जानकारी मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। उसका नाम भी प्यारा है। ये लिसिया है। तुमने आज्ञाकारी होकर उसके भेजे हुए कॉन्टैक्ट कार्ड को जोड़ दिया। क्या तुम्हारे और के बीच चीजें सिर्फ पैसे की वजह से खराब हो गई? दरअसल 300,000 से ज्यादा की दुल्हन की कीमत यहाँ इतनी ज्यादा नहीं है। ये औसत से थोड़ी ज्यादा है। तुम रुक गए। वो अपने नाम पर एक घर चाहती थी। तुमने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अपनी माँ के मजबूत लेकिन नाजुक दिल को चोट पहुंचाने से डरते हुए रात में कार शटल। तुमने रियर व्यू मिरर चेक करते हुए उसकी तरफ देखा। मेरी लुरु, मैं कह रहा हूँ, क्या तुम पैसे के मामले में समझदार और मूर्ख बनना बंद कर सकती हो? दिन में ट्यूटर के रूप में काम करना, दोपहर में पर्चे बांटना और रात में स्टॉल लगाना। 2 महीने कड़ी मेहनत करने के बाद तुम 20,000 कमाते हो, लेकिन जैसे ही तुम थक जाते हो और अस्पताल जाते हो तो 30,000 येन जो मैंने बचाने के लिए इतनी मेहनत की है वो खत्म हो जाता है। बस अपनी सेहत का ख्याल रखना, ठीक है? ये बेचने के लिए ऑनलाइन कुछ खिलौने खरीद रहा था। ये मौज मस्ती के लिए विंडो शॉपिंग करने से अलग नहीं है। लेकिन बेटा, अगर तुम पैसे की वजह से शादी करने से डरते हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। लॉयल ने मुझे कई बार फोन किया है और कहा है कि वो तुम्हारे पिता के सारे कर्ज एक साथ चुकाने में मदद करने को तैयार है। मैं जानता हूँ कि वो जो कहती है वही करती है। उसका जिक्र सुनकर तुम्हें लिया जैसी औरत याद आ गई, जिसका इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। जब तुम बच्चे थे तो तुम्हें लू याओ के अलावा किसी और चीज से डर नहीं लगता था। तुम्हारे सामने लाया का नारा था, अगर स्कूल में कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे तो मुझे बताना। बाद में लोया पढ़ाई के लिए विदेश चली गई और तुम दोनों का संपर्क धीरे धीरे टूट गया। अब भी तुम अक्सर अपने फोन पर उसे देख सकते हो। वो एक एक्ट्रेस बन गई है और उसकी हर झलक लंबे समय तक ट्रेंडिंग सर्च में छाई रहती है। तुमने कभी उससे शादी करने का सपना देखा था और भोलेपन से अपनी भावनाओं को कबूल भी किया था। लिया इतनी जोर से हंसी कि उसने अपना पेट पकड़ लिया और गंभीरता से तुमसे कहा कि पहले अपनी माँ से इजाजत ले आओ। लिविंग रूम में बैठे कई बड़े लोग हंस रहे थे। ये अनजान क्रश कई सालों तक तुम्हारे साथ रहा। जब तुम डेटिंग कर रहे थे तो तुम अवचेतन रूप से ऐसे लोगों की तलाश में थे जो उसके जैसे हो। अब जब तुम बड़े हो गए हो तो रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों न रहा हो, उसमें दूरी आ गई है। जो लोग मूल रूप से एक ही दुनिया के थे वे अब किसी भी तरह से मिल नहीं सकते। लेकिन तुमने उससे फिर से इस तरह मिलने की उम्मीद नहीं की थी। तुम अपनी माँ को घर लाए ही थे कि तुम्हें सुपरवाइजर के बेटे का फोन आया। उसकी आवाज काफी अजीब थी। तुम किस्मत वाले बच्चे हो, एक बड़े शख्स ने तुम में दिलचस्पी ली है। चुयू को एक ड्राइवर की जरूरत है और वो चाहती है कि तुम उसके लिए गाड़ी चलाओ। ये निश्चित रूप से कई लोगों का सपना होता है, लेकिन जैसे ही तुम याद करते हो कि जब वो तुम्हारे साथ थी तो तुम्हारी रूह कांप जाती है। नफरत, उपहास, तिरस्कार, घृणा और कुछ अवर्णनीय विरोधाभास जिन्हें तुम नकारना चाहते हो। फिर भी तुम चू योयू के उद्देश्य को जानते हो। अब उनके स्टेटस में बहुत अंतर है, एक आसमान में और एक जमीन पर। इनकार के लिए कोई जगह नहीं है। सुपरवाइजर सन ने चेतावनी दी, कल सुबह 8 बजे से पहले होटल में आ जाना। याद रखना, जब तुम साथ हो तो उसे कभी नाराज मत करना। अगर वो नाराज हो जाती है तो उसे मनाना मुश्किल है। इस इंसान के गुस्से को शांत करना मुश्किल है। जब बॉस नाराज हो जाता है और तुम नाराज हो जाते हो तो तुम खुद को दोष देते हो कि जब तुम छोटे थे तो तुम बहुत लापरवाह थे। तुम इस बारे में चाहे जो भी सोचो, तुम्हें याद नहीं कि चू यू के साथ अच्छा व्यवहार किया था। तुम्हारे व्यक्तित्व में टकराव है। चू यू अक्सर अजीब और गुस्से में हो जाती थी और बात बात पर अपना चेहरा बदल लेती थी। जब वो स्पष्ट रूप से गुस्से में होती थी तब भी वो केवल एक हल्की सी अभिव्यक्ति बनाए रखती थी। यह दिखावा करती थी कि उसे कोई परवाह नहीं है, जिससे तुम और भी नाराज हो जाते थे। हालांकि अगर वो नाराज होती तो तुम उसे वैसे ही रहने देते, क्योंकि उसे देखना कष्टप्रद होता था। फिर मुड़कर दोस्तों के साथ बाहर चले जाते। मेयर का बेटा तुम्हारे साथ विनम्र था, फिर भी वो कई बुराइयों वाले व्यक्ति की बेटी तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश करने की हिम्मत कर सकती थी। अगर तुम उसके प्रति इतने जुनूनी न होते, उसके शरीर को देखकर तुम उसे बहुत पहले ही छोड़ चुके होते। फिर भी तुम घमंडी और लापरवाह हो और अपनी मर्जी से काम कर रहे हो। पीछे मुड़कर देखने पर तुमने और अधिक चिंतन किया है और चुयू के बारे में तुम्हारी समझ बढ़ी है। इसलिए उस समय ब्रेकअप इतना निर्णायक और सहज था। इसलिए भले ही तुमने चुयू को न देखा हो, तुम अक्सर उसे अपराधबोध, चिंता और दिल के दर्द के साथ याद करते हो। लेकिन तुमने उम्मीद नहीं की थी कि अगले दिन चुयू को लेने से पहले ही तुम पुलिस स्टेशन पहुंच जाओगे। सुपरवाइजर सुन को खबर मिली और वो चू के पास उत्सुकता से इंतजार करने लगा। वह कई सामाजिक समारोहों में जा चुका था और हर तरह के लोगों को देख चुका था, लेकिन फिर भी वो चुयू के गोरे और सुंदर चेहरे को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे डर था कि वो अपना आपा खो देगा। सुपरवाइजर सुन स्टेशन पर झिझक रहा था। अधिकारी ने कहा कि चिनफान की पार्टनर ने उसे ढूंढ लिया है। उसने अपार्टमेंट परिसर में ब्रेकअप फीस मांगी और उसे चुकाने से पहले ही झगड़ा हो गया। जहाँ तक डिटेल्स की बात है, शायद मुझे फिर से पूछना चाहिए। चुयू को कल रात तुम्हारे द्वारा लिए गए कॉल की याद आई। उस समय तुमने तांगा के बारे में बताया था, लेकिन उसने एक शब्द पर यकीन नहीं हुआ। उसके लिए तुम हमेशा से झूठ बोलने वाले बदमाश रहे हो। केटीवी पर भुगतान न करने, मुआवजे के बारे में झूठ बोलना, इधर उधर घूमने के लिए गायब हो जाना और घर पर आराम करने का झूठ बोलना। वह धीरे से खड़ी हुई
जांच की कोई जरूरत नहीं। सुपरवाइजर सन ने सहज ही सोचा कि तुम देर से आए हो और उन्हें चिंता थी कि तुमने शीर्ष स्टार को नाराज कर दिया है। वो परिणामों पर विचार कर रहे थे। चुयू युई ने अपना हैंडबैग उठाया और ड्राइवर को जाने का इशारा किया। उसने सुपरवाइजर सन की ओर देखा। मेरी 9 मिलियन से अधिक कीमत की हीरे जड़ी घड़ी खो गई है। कल से अब तक केवल चिनफान मेरे कमरे में आया है। पुलिस अधिकारियों से मेरे लिए इसकी जांच करने को कहा। कार शुरू करने के बाद भाई यांग ने जानबूझकर या अनजाने में पूछा कि अभिवादन करने वाला काफी सभ्य लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो चोर होगा। चुयू को लगता था कि ये ड्राइवर ठीक है, लेकिन उसे अचानक उसकी आवाज न सुनने से घृणा होने लगी। पुलिस स्टेशन में जब तक आप अपना बयान सामान्य रूप से देते हैं तब तक ये कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी पार्टी ने ब्लैकमेल किया है, पहले तुम थे और हाथापाई शुरू की। सच कहूं तो चूंकि वे भाई बहन नहीं है तो इसे जाने देना है या नहीं। असली मुद्दा यह है कि क्या तुम खुद इसे जाने दे सकते हो। भाई बहनों को उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वे रिहा होने वाले थे कई और पुलिसकर्मी कमरे में दाखिल हुए, खासकर वो जो उनका नेतृत्व कर रहा था। वो स्पष्ट रूप से स्टेशन प्रमुख जैसा दिखता है। उसकी आंखों में एक कोई चमक रहा है। ट्रू के संबंध बहुत मजबूत हैं। आपके भ्रम में आप उसके प्रश्न से स्तब्ध रह गए। चू युई ने एक घड़ी खोदी और उसने विशेष रूप से आपका नाम लेते हुए कहा कि आप मुख्य संदिग्ध हैं। आपका अंतर्ज्ञान आपको बताता है कि कुछ गड़बड़ है। यह घड़ी चाहे वो असली हो या नकली आप पर नहीं टिकी हो सकती है, लेकिन अभी जो लड़ाई हुई है उसका गलत मतलब निकाला जा सकता है, क्योंकि खोई हुई घड़ी के कारण आपको यहाँ रखा गया है। आपको बिल्कुल भी हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। आप चिंतित हैं। घर पर सुश्री लुरु का स्वास्थ्य। उन्हें हर दिन कई प्रकार की दवाएं लेनी होती हैं। कुछ उनकी बीमारी के लिए हैं और अन्य वे सप्लीमेंट हैं जो आपने उनकी प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए खरीदे हैं। बिना किसी अनुस्मारक के उन्हें लेना निश्चित रूप से भूल जाएंगे। निश्चित रूप से स्टेशन प्रमुख बार बार पूछने पर भी ल्यू को मनचाहा जवाब नहीं मिला और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। नौजवान, लगता है उस घड़ी की कीमत 90 लाख से भी ज्यादा है। क्या तुम जानते हो इतनी बड़ी रकम की चोरी का क्या नतीजा होता है? तुम चू योयू के इरादों को समझ नहीं पाते और बेचैन होकर स्टेशन प्रमुख ल्यू को घूरने लगते हो। वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। हमारा इतिहास है। घड़ी वाली बात शायद वो जानबूझकर मजाक कर रही है। स्टेशन प्रमुख ल्यू अपना चेहरा सीधा नहीं रख पाई और वहां मौजूद सभी अधिकारी हंसने लगे। एक होटल का नौकर और चमकते चांद जैसा चमकता उद्यमी। क्या तुमने कल रात शराब पी थी? क्या तुम अभी भी होश में नहीं हो? उन्हें देखते हुए तुम बीच में ही टोक देते हो। वो और मैं दोनों लिन चोंग यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं। मेरे पिता चेन चोंग हैं, लिंगुआन प्रोजेक्ट वाली घटना वाले। चेन चुंगजांग, जिसने कथित तौर पर सजा से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। जैसे ही तुम बोलना खत्म करते हो, दो अधिकारियों के चेहरे बदल जाते हैं। एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहती है। मरने के बाद भी चेन चेनजांग का नाम लिंच में अभी भी वजन रखता है। तुम श्रीमान हो। चेन का परिवार। मेरे चाचा लियू हैं, जो एक स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्टर हैं। मैं गरीब हूं क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन मैं इतना गरीब नहीं हूं कि मैं पैसे उधार न ले सकूं और मुझे अपनी पूर्व प्रेमिका की घड़ी चुराने की जरूरत पड़े। स्टेशन प्रमुख लिया के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। अगर इस आदमी का पिता वास्तव में चेन चेनजांग था तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी कि वह शक्तिशाली लोगों को जानता था, क्योंकि चेन चुंगजांग 10 साल पहले लिंच का सबसे अमीर आदमी था। बाद में ऐसा लगा कि रियल एस्टेट में आने के बाद चीजें गलत हो गई। जब ली कभी कभार नेताओं के साथ खाना खाता है तो वो अभी भी लोगों को चेन चुंगजांग के बारे में बात करते हुए सुनता है, ज्यादातर अफसोस और प्रशंसा के स्वर में। तुम किसके बेटे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी भी अपने काम पर आगे बढ़ना है। स्टेशन प्रमुख लिया के स्वर नरम हो गए। अगर सबूत है तो आप उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन आपके पास भी कोई सबूत नहीं है। आप केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर मुझे खोजने आए थे। स्टेशन प्रमुख लियू आपके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो केवल अस्थायी रूप से पूछताछ को रोक सकते थे। जैसे ही वो सोच रहे थे कि कैसे संभालें, ये देखकर उसने देखा कि एक औरत मास्क पहने हुए एक फिट आदमी के साथ चल रही है। औरत की आवाज शांत लेकिन मिलनसार थी। अधिकारी, नमस्ते, मैं चू हूँ। यू जिस घड़ी के बारे में किसी ने आपसे संपर्क किया था वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से मिलने आया हूँ ताकि सब कुछ स्पष्ट हो सके। उसके सामने वो एक ऐसी महिला थी जिसे वो नाराज नहीं कर सकता था। मैनेजर ओल्ड ल्यू ने अनुरोध को गर्मजोशी से स्वीकार कर लिया। चुपचाप चू यूयू को देख रहा था और खोई हुई घड़ी के बारे में सोच रहा था। एक का दावा है कि चिनफान मुख्य संदिग्ध है, दूसरे ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो उसकी पूर्व प्रेमिका है, जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। ओलू को स्पष्ट रूप से युवाओं के बीच छेड़खानी और झगड़े का संकेत मिला। वह गपशप सुनने के लिए उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन दरवाजे पर सच यू ने उसे धीरे से रोक दिया। कमरे के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मैं केवल कार्यालय वापस जा सकता था और आंतरिक फुटेज देख सकता था। किसी के लिए भी इस तरह की घटना, यहाँ तक कि उनकी नाक के नीचे 1 अरब में एक दुर्घटना की संभावना भी एक बड़ी घटना है। चू यू ने भाई यांग से ब्रीफकेस ले लिया और उसे भी दरवाजे पर इंतजार करने को कहा। तुम थे हैरान। चू यू यहाँ क्यों आया? तुम्हारी नजरें मिली और फिर तुमने अपना सिर झुका लिया। चू यू तुम्हारे सामने बैठ गया और पूछा, क्या ब्रेकअप फीस को लेकर हुए झगड़े की वजह से तुम यहाँ हो? तुमने इनकार नहीं किया। वो इतनी आत्ममुग्ध थी कि वो जो भी मानती थी वही सच होता था। उस समय चू यू तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती थी, कोमल, सतर्क, आज्ञाकारी और विचारशील। चाहे वो कितनी भी अति क्यों न हो, उसे मनाने के 2 शब्द उसे ठीक कर देते थे। बस लोग अजीब होते हैं, जितना अधिक तुम उन्हें मनाते हो उतना ही विरोधाभास होता है। उसका व्यक्तित्व भी लगातार चरम पर होता जा रहा था। उसे कभी मनाना ही नहीं चाहिए था। शुरू में उसे अभिनेत्रियों या प्रभावशाली लोगों से कोई मतलब नहीं था, फिर वो उसमें दिलचस्पी कैसे ले सकती थी? तुम रुक गए। किसी में दिलचस्पी लेना अजीब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं प्यार के लिए शादी कर रहा हूँ, मैं बस अपनी माँ को और अधिक खुशी देने के लिए एक बच्चा चाहता था। क्या घड़ी वाली घटना एक साजिश है? चेनफान, अगर मैं किसी को घड़ी तुम्हारे लॉकर की दराज में रखवा दूं तो क्या होगा? क्या अपराध के सबूत ठोस नहीं होंगे?
तुम्हें ये समझना चाहिए कि हमारे अलग अलग स्टेटस को देखते हुए अगर तुम्हारे खिलाफ ये सबूत है तो तुम निश्चित रूप से चोरी के दोषी ठहराए जाओगे। चुयू मजाक नहीं कर रहा था, ये तो आप समझ ही सकते हैं। आपकी आवाज नरम हो गई। मैं जेल तो जा ही नहीं सकता, मुझे अपनी माँ का ख्याल रखना है। योयू, आपने अपनी आवाज को ठीक करते हुए उसे पूरा नाम दिया। अब आप अलग हो गए हैं, मेरे साथ पेश आना बच्चों का खेल है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम साथ थे, हालांकि मैं परफेक्ट नहीं था, मैंने कभी दोस्तों के सामने आपको शर्मिंदा नहीं किया और आपके पास कभी पैसे की कमी नहीं थी। एक बॉयफ्रेंड के तौर पर मैं काबिल नहीं था, लेकिन मैं एक घटिया या बुरा इंसान भी नहीं था। सच है। यूयू ने उस चेहरे को देखा जिस पर वो कभी फिदा थी। पहली बार जब उसने आपको दूर से दोस्तों के साथ हंसते हुए देखा था। धूप में आपकी वो मुस्कान शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। अब वो मुस्कान पहले जैसी नहीं लगती, वो बहुत ही संयमित, विनम्र और प्रोफेशनल है। यूयू का दिल बहुत दुख रहा था। उसने कॉन्ट्रैक्ट का फोल्डर आपको दिया, देखिए आप उस पर साइन कर पाते हैं या नहीं। आपने उसे उलझन में लिया और उसे पलटा। ये था एक अनुबंध जो एक इंडेंट्योर के समान है, स्ट्रीमर्स द्वारा हस्ताक्षरित कई अनुबंधों से भी अधिक प्रतिबंधात्मक है। इसका मतलब था कि यदि आपने इस पर हस्ताक्षर किए तो आपको 3 साल तक बिना किसी स्वतंत्रता के नियंत्रित किया जाएगा। यूयू ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। आपके द्वारा इसे पढ़ने के बाद उसने कहा, आप इतने कठोर हो गए हैं कि आप उस तरह की महिला से शादी के बारे में भी बात कर सकते हैं। यदि आप उस तरह की महिला से शादी के बारे में बात कर सकते हैं तो इस पर हस्ताक्षर करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। काया ने मुझे हस्ताक्षर शुल्क में कुल 8 मिलियन से अधिक दिए। मैं आपको एक बार में 10 मिलियन दे सकता हूँ। आपके पास पैसे की इतनी कमी है कि जब तक ये एक निश्चित राशि न हो तब तक आपका दिल भी नहीं धड़कता, क्योंकि अगर पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज थी तो आपके पिता ने उस समय एक बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान किया था जो आपके और आपकी माँ के लिए जीवन भर चल सकती थी। आपकी माँ और आपके नाम पर एक विला और 3 बड़े घर भी थे। सक्रिय रूप से पैसे वापस नहीं करना केवल एक नैतिक मुद्दा था। क्या इसका मतलब यह है कि कानून आपके साथ कुछ नहीं कर सकता था? आपकी माँ के शब्दों में, ये सब दूसरों के खून और पसीने की कमाई है। घरों में रहना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए तुमने वो सब जरूरतमंदों को वापस कर दिया। चूयू ने पेन तुम्हारे हाथ के पास फेंका। उस पर दस्तखत करो और तुम तुरंत जा सकते हो। अगर तुमने दस्तखत नहीं किए तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि घड़ी जल्द ही तुम्हारी दराज में नहीं आएगी। तुम धीरे से सांस छोड़ते हो। एक आह, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता। पिताजी के मरने के 1 हफ्ते बाद मेरी माँ के बाल सफेद हो गए। मैं फिर से अपने साथ कुछ नहीं होने देना चाहता। सच है यूयू, मैं इस पर दस्तखत नहीं कर सकता और मैं तुमसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता। क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो और खुद को भी जाने दे सकते हो? सच है। यूयू ने अपनी कलाई पर बने टैटू को अपने अंगूठे से रगड़ा। सफलता के लिए मेरी सारी प्रेरणा तुम जैसे लोगों को पछताना है जिन्होंने मुझे विफल कर दिया। जब हम एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं तो तुम मुझसे इसे जाने देने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? मुझे डर नहीं है। अगर मेरी प्रतिष्ठा भी गिर जाए तो भी मुझे कम डर है। जब तक तुम दस्तखत नहीं करते मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। चैनफान, क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे अपने परिवार से भी ज्यादा नफरत करती हूँ, उससे भी ज्यादा जब मैं तुमसे प्यार करती थी। मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार थी, लेकिन तुमने सच में मुझे मरते देखा। मैंने 3 साल तक पैसे बचाए, कल्पना की कि एक दिन जब तुम्हारे पास पैसे की बहुत कमी होगी तो तुम मेरी तारीफ करोगे। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं भी करती हो तो भी तुम भावुक हो जाओगे। तुमने मेरे साथ गड़बड़ क्यों की? सिर्फ इसलिए कि मैं सुंदर हूँ? सिर्फ अपनी रुग्ण अधिकार की चाहत को पूरा करने के लिए? मैंने तुम्हें बहुत अच्छा बना दिया होता। तुमने उसके शांत होने का काफी इंतजार किया, फिर कहा मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, गाड़ी चलाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं वाकई दूसरे शहरों में काम करने नहीं जा सकती। इससे तुम्हारे लिए ये जरूरत बढ़ जाएगी। जब तक ये मेरी माँ के मामलों के साथ टकराता है तुम कुछ भी करते हो, वो पहले आती है। चूयू अज्ञात का तनावग्रस्त दिल धीरे धीरे शांत हुआ। जब तक तुम हस्ताक्षर करने को तैयार हो तुमने उसके चेहरे को देखा। कुछ कहना चाहता था लेकिन नहीं कह सका। चूयू ने तुम्हें समझौता करते और विवरणों की पुष्टि करते देखा। भाई यांग को कॉन्ट्रैक्ट सौंपा ताकि लीगल डिपार्टमेंट उसे मॉडिफाई कर सके। चूंकि वो यहाँ है तो उसे साइन करना होगा और फिंगरप्रिंट छोड़ना होगा। अगर वो साथ नहीं देता तो जाने के बारे में सोचना भी मत। डायरेक्टर लेव निगरानी देख रहे थे, वो लगभग बोल नहीं पा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल के युवाओं के विचार। वो पूछताछ कक्ष को डेट की तरह ले रहे हैं। लोकेशन और भी डरावनी है क्योंकि किसी तरह खबर फैल गई और जिले और शहर के लोग पूछताछ कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं। डर है कि वो इसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा और सच को ठेस पहुंचाएगा। आप डायरेक्टर लियो बस चाहते हैं कि वो 2 मूर्तियां थोड़ी हिले, बर्फ तोड़ें, जल्दी से पुलिस स्टेशन से निकल जाएं। कमरे के अंदर आपने चुप्पी तोड़ने के लिए सबसे पहले बोला और सुझाव दिया, क्या मैं आपके फोन से कॉल कर सकता हूँ? नहीं, मुझे बस डर है कि मेरी माँ चिंतित हो जाएगी और मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। आखिरकार मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ कब तक रहना होगा। एक बार जब आप बिक्री के काम पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो आप कभी भी जा सकते हैं। आप न केवल जा सकते हैं, मैं उन भाई बहनों के खिलाफ मामला दर्ज करने में आपकी मदद करने के लिए किसी को भी भेज सकता हूँ जिन्होंने आपको ब्लैकमेल किया था। बेशक केस का आधार यह है कि तुमने उसे छुआ नहीं, जैसा कि तुमने कहा। अगर तुमने सच में सिर्फ हाथ पकड़ा था, ये कोई भावनात्मक विवाद नहीं है। तुम्हारे दर्जनों रिश्ते रहे हैं। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से शादी के मुकाम तक कैसे पहुंच सकते हो जो तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहता है? क्या तुम उस मुकाम पर पहुंच गए हो जहां तुम लोगों को पढ़ भी नहीं सकते? या फिर प्रजनन के लिए तुमने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली हैं? तुम्हारे पास अपनी युवावस्था की मूर्खताओं को समझाने का कोई तरीका नहीं है। प्यार में पड़ने के बाद उसे गंभीरता से न लेना एक सच्चाई है। मैं वाकई इन 3 सालों में कई ब्लाइंड डेट पर गया हूँ। कई लड़कियां चाहे मेरी माँ ने या मेरी माँ के किसी और के जरिए मिलवाई हों। चू ने तुम्हें चुपचाप देखा। दरअसल तुमसे ब्रेकअप के बाद मैंने भी कुछ को डेट किया। हर बार जब मैंने किसी को डेट किया तो मुझे पछतावा हुआ, अंधा होने और तुम्हें सब कुछ मानने का पछतावा हुआ, क्योंकि जब मैंने सच में अपना दिल खोला तो मैंने पाया कि तुम उन सभी पुरुषों में से सबसे निचले दर्जे के हो जिनसे मैं मिला हूँ। चूयू, क्या हमारे बीच कोई गहरी नफरत है? भले ही मैंने तुम्हारे साथ दिल से पेश ना आया हो या तुम्हें छोड़ दिया हो या तुम्हें और अधिक विस्तार से नजरअंदाज किया हो, लेकिन अगर सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए भी तो क्या पन्ना पलटना मुश्किल है? तुम नाराज थे लेकिन चूयू नहीं थी।
लगभग भूल ही गई थी कि तुमने मुझे बचाया था, और अगर तुमने संयोग से मुझे रास्ते में रोककर मुझ पर पैसे न फेंके होते तो मैं हमेशा के लिए सोने के लिए एक शांत झील या जलाशय खोजने को तैयार थी। इसलिए मैं एहसान चुकाने के लिए यहाँ हूँ। बहुत से लोग मेरे सहायक बनना चाहते हैं, बहुत अधिक। 3 साल के लिए 10 मिलियन, यह प्रतिदिन 10,000 है। क्या ये तुम्हारे मासिक वेतन से कई गुना अधिक नहीं है? और मैं तुम्हें अनुबंध में भाग लेने की भी अनुमति देता हूँ। यहाँ तुम्हारे साथ बात करना काम के समय की बर्बादी है। तुम चुप हो, चू योयू के उद्देश्य को नहीं जानते हुए कि कहीं तुम उसे भड़का न दो या मुझे सिर्फ इसके लिए पीड़ित होने के लिए गुस्सा दिला दो। तुम चुपचाप सुनते हो, बीच में बोलने और काटने का मौका ढूंढते हो। चलो तुम्हारे उन हाई क्लास बॉयफ्रेंड के बारे में बात करते हैं। सच। योयू ने घबराहट में अपनी कलाई पर बने टैटू को छुआ। तुम्हें कैसे लगता है कि तुम इतने हाई क्लास हो कि मेरी कहानियां सुनोगे? उसकी बार बार की बातों से तंग आकर तुम सह नहीं पाए और बार बार सहमति में सिर हिलाया। सही सही सही, तुम हाई क्लास हो। मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड रही हैं उनमें तुम सबसे हाई क्लास हो, खासकर तुम्हारा किरदार जो कीचड़ के बीच में खड़ा है और तुम्हारा दिल सफेद कमल की तरह साफ है। चू योयू, जिस चीज की मैं सबसे ज्यादा तारीफ करता हूँ वो है तुम्हारा लचीलापन, और उससे भी ज्यादा तुम्हारी निर्दयता कि तुम पैसे की इतनी कमी होने पर भी सहना पसंद करती हो, फिर भी उन अमीर बच्चों के प्रलोभनों का जवाब देती हो। चुयू अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, उसकी निगाहें स्थिर थीं और तुमने बिना हिले डुले उसकी तरफ देखा, उसे घूरते हुए। तुम उस समय बहुत दयनीय थे। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम कुछ हो? पहले तुम चाहते थे कि मैं घुटनों के बल बैठकर तुम्हारे पैर धोऊं, फिर तुमने मेरी नौकरी बर्बाद कर दी और अब तुम मेरा मजाक उड़ाने और अपमान करने के लिए मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट फेंक रहे हो। मैंने अभी अभी तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया है और मैंने ब्रेकअप फीस भी चुकाई है। जब हम मिलते हैं तो इतनी नाराजगी क्यों? क्या तुम खत्म कर चुके हो? अभी नहीं तो बात करते रहो। यहाँ रहना बहुत बोरिंग है, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊं। तुम अपनी बात खत्म कर लो। अगर मैं सच में गुस्सा हो गया तो वो घड़ी अगले ही पल तुम्हारी दराज में होगी और ये वाकई मौत की लड़ाई होगी। तुम्हारे सीने में सांस अटकी हुई महसूस होगी, बाहर नहीं निकल पा रही होगी, उसे निगल नहीं पा रही होगी, जैसे खाली हवा में मुक्का मारा गया हो। सच है, यूयू ने तुम्हारे अनाड़ी संयमित तरीके को उत्सुकता से देखा। जब ये बदमाश उसका पीछा कर रहा था तो उसने कभी भी अपनी सतर्कता कम नहीं की। इतना सीधा था जैसे किसी एस्कॉर्ट से कीमत पर बातचीत कर रहा हो। क्या हम डेटिंग कर रहे हैं या नहीं? इससे तुम्हारा कर्ज चुक जाएगा और तुम्हें हर महीने 20,000 और मिलेंगे। चैनफिन से पहले दूसरे अमीर बच्चों ने भी उसका पीछा किया था। उन्हें कम से कम दिखावा करना तो आता ही था। जैसे ही छफान ने अपना मुंह खोला उसे एक थप्पड़ मारने का मन हुआ, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि वो लंबे समय से उससे प्यार करती थी और उसे दूर से ही देखती थी। उसके करीब जाने का कोई मौका नहीं था और न ही कोशिश करने की हिम्मत थी। उनके रिश्ते के दौरान चीजों को बयान करना और भी कठिन था। उसे संदेह था कि क्या वो छफान के दिल में अपनी जगह बना पाएगी, और उसने इसका परीक्षण किया और परिणाम हाँ था। अब भी छफान के पैर धोने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, कटाक्ष और अपमान के बावजूद उसकी स्थिति स्थिर रही। हालांकि वो जानबूझकर उसे उकसा रही थी। उसने कहा कि उसके पीछे उसके कई प्रेमी हैं, जिससे वो आसानी से भड़क जाता था। एक पुलिस अधिकारी अभी अभी दरवाजा खटखटाकर अंदर आया और 2 लंच बॉक्स लाए, जिसके लिए आपको आभारी होना चाहिए। ये मेरे लिए नहीं है। मेरा लंच यहाँ इतना शानदार नहीं होगा। ऐसा लगता है कि इसे किसी बड़े रेस्टोरेंट से खास तौर पर मंगवाया गया है। आपने अभी तक दोपहर का भोजन नहीं किया है ना? आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर चुयू ने शानदार ढंग से अपना भोजन शुरू किया। खाने के दौरान उसने पूछा कि तुम्हारे पिता पर कितना बकाया है? तुम्हारी दोनों कंपनियों को खरीदने के लिए काफी है। इन निशानों को खोदना हर बार दुख देता है। जब उसने अपना मुखौटा उतारा तो तुमने उसके चेहरे को देखा। सच है, योयू कॉलेज में काफी खूबसूरत थी। अब सच है, योयू की त्वचा और भी अच्छी हो गई है और उसकी आभा ने अपनी जवानी वाली भोलीपन खो दी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो एक ऐसी महिला बन गई है जिसे ऑनलाइन बहुत से लोग पसंद करते हैं। तुम्हें थोड़ा पछतावा हुआ कि तुमने उससे इतनी जल्दबाजी में ब्रेकअप कर लिया। वो मूल रूप से केवल तुम्हारी थी और हमेशा के लिए तुम्हारी हो सकती थी। सच है, यू ने तुम्हारे बैठने का इंतजार किया और तुम्हारे सामने एक जोड़ी चॉपस्टिक फेंक दी। तुम्हें अब से थोड़ी होशियारी दिखाने की जरूरत है। मेरे लिए मेरी चॉपस्टिक तैयार रखना। मुझे क्या खाना पीना पसंद है, मेरे शौक वगैरह का हिसाब रखना। इस बार मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। तुमने सुना और मुश्किल से निगल लिया। सच, यूयू ने उपहास किया। और मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो। तुम्हें आज्ञाकारी होना होगा और अपने बॉस को भावनात्मक सहारा देना सीखना होगा। अगर तुम मुझे संतुष्ट नहीं करोगे तो हर बार तुम्हारे वेतन से 10,000 कटेंगे और एक बार जब वो कट जाएगा तो तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं होगा। चूंकि तुम इतने पुत्रवत हो तो तुम्हारी माँ को ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं उसके बेटे के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करूं। तुम अपनी चॉपस्टिक नीचे रखो। क्या ये तुम्हारे लिए मजेदार है? चू ने कहा। तुम्हें हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम नहीं करते हो तो तुम जा नहीं पाओगे। एक बार हस्ताक्षर करने के बाद तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम पर दया करूंगा। मैंने अपने पिता पर भी जबरन वसूली का आरोप लगाया था। मैं तुम्हें 10 साल से ज्यादा समय से बाहर भेजने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ और भाई ने भी मेरी कंपनी में परेशानी खड़ी की थी और मैंने पुलिस को बुलाकर उन दोनों को पकड़वाया था। तब से उन्होंने मुझे परेशान करने की हिम्मत नहीं की है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पर तुमसे हस्ताक्षर करवाने के लिए मेरी बदनामी भी होती है तो ये वास्तव में एक एहसान का बदला चुकाने के लिए है। मेरे साथ रहना वाकई थका देने वाला है, लेकिन 10,000 येन प्रतिदिन के इस वेतन के साथ दुनिया में बहुत कम कर्मचारी ही इतना कमा पाते हैं, खासकर बिना डिप्लोमा के। एक कॉलेज छात्र होने के नाते तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये लॉटरी जीतने जैसा है। तुम बोल नहीं पा रहे हो। क्या तुम किसी और को ये लॉटरी जीतने नहीं दे सकते? दूसरे लोग तुमसे ज्यादा आकर्षक नहीं हैं। तुम्हारा चरित्र थोड़ा घिनौना हो सकता है, लेकिन कम से कम तुम्हें देखकर मेरा मूड खराब नहीं होता। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है उसे खुद नुकसान पहुंचता है। सजा के तौर पर तुम्हें अब से इसे सहना होगा। उससे बात करने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा ताकत नहीं बची है। त्रुयू में ज्यादा द्वेष नहीं है, लेकिन वह शरारत से भरी हुई है। दोपहर के 3 बजे चू यू ने भाई यांग से संशोधित अनुबंध लिया। आपके लिए बनाया गया अनुचित प्रभाव डालने वाला अनुबंध प्रभावी हो गया। उस समय आपने पहले ही अनुबंध का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। दूसरे शब्दों में, एक बार हस्ताक्षर करने के बाद जब भी वो आपको अनुशासित करना चाहेगी तो वो आसानी से
कानून को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। साइन करने के बाद तुम उदास लग रहे थे और उसने देखा कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। उसने तुम्हें चिढ़ाना बंद किया और सबसे पहले कमरे से चली गई। वो केस वापस लेने जा रही थी। वापस लिया जाने वाला केस घड़ी गुम होने का केस था। भाई बहनों के खिलाफ जबरन वसूली का केस साबित होने के बाद उसने सर्विलांस पर नजर डाली। वाक चुच्चू एक खूबसूरत और अच्छी बॉडी वाली लड़की है, लेकिन वो उन लोगों से बहुत कमतर है जिनके साथ तुम पहले रहे हो। उसे कुछ हद तक यकीन था कि तुमने उसे छुआ नहीं है। आखिरकार तुम काफी नखरेबाज हो। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद चू यू तुम्हें मॉल ले गई। यहाँ के कपड़े सस्ते नहीं है, उनकी कीमत हजारों या दसियों हजार है। चू योयू ने एक महंगा सूट उठाया और तुम्हें उसे ट्राई करने के लिए कहा। इंतजार करते करते अचानक यादें ताजा हो गईं। चिनफान की गर्लफ्रेंड के तौर पर पहली बार चिनफान ही उसे मॉल ले गया था। उसने उसे 2 सेट कपड़े खरीदने के लिए मजबूर किया, जिन्हें वो दूर से ही देखती थी और तब तक खरीदती रही जब तक कि वो उन्हें ट्राई करते करते थक नहीं गई। चू यूयू ने अपनी कलाई को हल्के से छुआ, जहाँ एक बड़ा सा फूलों का टैटू बना हुआ था, और वो बातें दबा दी जिन्हें वो जानबूझकर भूलना चाहती थी। उसने कई बार चैनफॉर्म को भूलने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार जब भी उसे एक छोटा सा पल भी याद आता तो उसका दर्द दोगुना हो जाता। अब ये बदमाश आखिरकार उसके हाथ लग ही गया। अगर वो भाग भी जाता है तो जब तक वो उसे जाने नहीं देती, देखते हैं इस बार वो कहाँ भाग पाता है। ये कथित तौर पर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जब तक वो उसे नौकरी से निकालना नहीं चाहती, वो उसे उसके पूरे जीवन काल के लिए रख सकती है।